आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट धनराज वंजारी साहब जो ओबीसी के लिए काम करते हैं, कानून को भी जानते हैं और एक लंबी लड़ाई इस देश में चलती रही है पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटीज़ की। उस लड़ाई के वो पुरोधा भी है और ओबीसी के लिए काम करते हैं, उनके हकों के लिए और संविधान के हकों के लिए काम करते हैं। वंजारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं आरक्षण के बारे में। जैसे कि अभी लड़ाई चली, मध्य प्रदेश में काफ़ी आंदोलन हुआ ओबीसी का, पिछड़ों का महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ। जिस तरह से नीट की एग्ज़ाम में जो रिज़र्वेशन था उसको सरकार ने निरस्त कर दिया, फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर उसका क्रेडिट लेने के लिए सरकार ने फिर से उसको लागू कर दिया। ये जो सारा चल रहा है, इसको आप किस तरह से लेंगे कि पिछड़ा जो है वो आंदोलन में आगे आएगा तभी उसको हक मिलेंगे? ऐसा कुछ है, ऐसा क्या लगता है आपको? वास्तव में इस देश की राजनीति और दुनिया के और देशों की राजनीति, इसमें एक बुनियादी फ़र्क है जो हमें समझ लेना चाहिए। और वो ये है कि हमारी राजनीति ये कास्ट ओरिएंटेड है, क्लास ओरिएंटेड नहीं है, वर्गों की नहीं, हमारी जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति है। आज जो सत्ता में बीजेपी बैठी है, उनकी मदर इंस्टीट्यूट, मातृ संस्था जो आरएसएस है, वो इस बात से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती कि हमें किसी पिछड़े को रिजर्वेशन देकर आरक्षण की तहत, जो कि घटना का प्रवाद है, उसके तहत हम उसे साम्य समान स्तर पर लाए। यही एक मुख्य कारण है कि ओबीसी का आरक्षण ये कोई सही आरक्षण नहीं बल्कि छलावा है। दो बातें मैं बताऊंगा कि ये सही आरक्षण क्यों नहीं है। क्योंकि ओबीसी का आरक्षण जैसे एससी एसटी का आरक्षण संवैधानिक है, वैसे संवैधानिक नहीं है। एससी एसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन है पॉलिसी रिजर्वेशन है। इसकी नींव तब गिरी जब 1952 में काका साहब कालेलकर की रिपोर्ट आई। तब जो होना था वो हुआ नहीं, नेहरू की मेहरबानी रही। उसके बाद में मंडल आयोग जब चला, मंडल आयोग की सबसे बड़ी खासियत मैं यहाँ पे बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया है कि हमारे सामाजिक और शैक्षणिक स्तर के ऊपर आरक्षण को निर्धारित करना है, लेकिन मंडल आयोग एक ऐसा आयोग है कि उसने सामाजिक शैक्षणिक के साथ आर्थिक को भी जोड़ा कि इंसान अर्थ कारण से भी पिछड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि डिमोनेटाइजेशन से लेकर तो लॉकडाउन तक अच्छे अच्छे लोग अर्थ कारण से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, वो भी कल जाकर रिजर्वेशन मांग सकते हैं। तो ये लोग ने क्या किया कि 10% आर्थिक रिजर्वेशन देंगे, इकोनॉमिक रिजर्वेशन 10% देंगे, बाकी का रिजर्वेशन जो है वो हम झुलाते रहेंगे। एससी एसटीज़ को ये लोग परेशान नहीं कर सकते क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, लेकिन इनके हाथ में बचे है ओबीसी, जो कि बहुत बड़ा चंक है। ओबीसी आज इस देश का इतना बड़ा चंक है कि भविष्य में आने वाला जो पॉलिटिक्स है भारत का, वो ओबीसी के विघटन पे निर्भर करेगा। कौन ओबीसी को कितना विघटित करने में सक्षम है, वही ये देश की सत्ता संभालेगा। और इसीलिए ये जो स्थानिक स्वराज संस्था का रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन, मेडिकल की सीटों से उठे हुए सवाल जहाँ तक सरकार ने पूरे खारिज कर दिए, तो ओबीसी लोग क्या करें? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में आज के तारीख में देश में ये हालत है कि जिस तरह लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बिक चुके हैं, सीबीआई में हमने देख लिया, पार्लियामेंट में क्या होता है हमने देख लिया, हमारी जुडिशरी भी बची नहीं है। वहाँ पे भी अगर रंजन गोगोई का चैप्टर ले लो तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखती है। ये इंडिकेशंस है, मेरा इन्फरेंस इसके ऊपर अनुमान ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र की दिशा में, और इसीलिए सबसे बड़ा छलावा मैंने जो कहा वो ये है। हिंदू राष्ट्र की नींव क्या होगी? आज भारत सरकार के पास हिंदू शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू धर्म ही नहीं है। बम्बई के जो सीएम उस वक्त के थे, मनोहर जोशी साहब वर्सेस भौरव नागोजी पाटिल का जो मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसने क्लियर कह दिया। तो हिंदू आया कहाँ? हिंदू राष्ट्र कहाँ से बना? मेरी तो सबसे पहले गुजारिश है, अगर आप वाकई में हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल करते हो, सबसे पहले हिंदू इस शब्द को पुनर्परिभाषित करिए। तुम्हारी मनुस्मृति की परिभाषा हिंदुओं की अगर लेके चलोगे तो यकीनन तुम्हें
चातुर्वर्ण पुरस्कृत जात व्यवस्था का देश समाज यहाँ पैदा करना होगा, और वही तुम कर रहे हो, वही तुम्हारी छिपी हुई नीतियाँ है। मैं आपको आपको रोकूंगा कि आपने जिस तरह आरएसएस का नाम लिया और हिंदू राष्ट्र का नाम लिया, देखा जाता है जैसे कि हम जनगणना में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये जनगणना जो थी उसमें ये आंकड़ा आया कि 51% से ज़्यादा ओबीसी है, पिछड़ा 51% है और उसको 27% का रिजर्वेशन है, और बाकी का सारा रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया है 50% का वो तो एससी एसटी ओबीसी को मिलता है, लेकिन 50% का जो आरक्षण है वो 3% लोग ले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली देखो, ये 3% लोग तो ले जाते हैं, ये बात तो तुम्हारी सही है, कानूनन प्रूव भी हो सकता है, लेकिन 51-52 को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि 1931 की जनगणना ही हमारे पास में प्रमाण जनगणना रही है, और जिसके सपोर्ट में कालेलकर की भी रिपोर्ट ये निर्धारित करती है कि 54% ओबीसी है। हालांकि ये गलत है, ओबीसी की तादाद काफ़ी बड़ी है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास विशेष विमोवा जो वर्ग है, VJNT है, DTNT है, बाकी के जो प्रवर्ग इसमें आए, ये 54 का 50% 27 है, ये ध्यान में रखें। अब 27 को महाराष्ट्र सरकार में, जो महाराष्ट्र में हुआ और भी कई राज्यों में ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि ये लोग तो ओबीसी में नहीं आ रहे, फिर ये कहाँ जाएंगे, तो एसटीज की कैटेगरीज बना के, जैसे मुंडे साहब के ज़माने में पहल हुई, और फिर DTNT, VJNT, ABCD उसमें लगे, ये सारे लोग भर दिए, तो बचा 27 में से सिर्फ 16% आज रिजर्वेशन है। मेन चीज़ यही है कि ओबीसी को तब से ये लोग गुमराह करते करते 27 से 16 पे ले आए हैं। इसका फायदा किसको मिल रहा है, और फायदा करने के लिए जो सिस्टम बदल रही है ना, वो जानना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी पैरेलल रिक्रूटमेंट की बात चल रही है। पैरेलल रिक्रूटमेंट का मतलब है कि मुझे अगर लगता है तो एक्टर मनोज बाजपेयी का बड़े भाई को मैं IAS ऑफिसर का करार देकर उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी UPSC IAS IPS बाजू में रह जाएंगे, पैरेलल रिजर्वेशन आ जाएगा। पैरेलल अपॉइंटमेंट जो हो रही है उसके अंदर एक बड़ा चमत्कारी शब्द है, UR, मतलब अनरिजर्व। वहां पैरेलल प्लेसमेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकेगा? जो अनरिजर्व है। मान लो मेरा बेटे ने अगर अप्लाई किया तो वो कह देंगे तो आप तो ओबीसी में हो, आपको तो रिजर्वेशन है, आप इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये 3% की सोड़ी है, ये सबसे बड़ी साजिश है कि किसी खास प्रमुख जगह पे वो लोग विशिष्ट जाति धर्म के लोग ही स्थापित, प्रस्तापित, पुनर्प्रस्तापित करना चाहते हैं। मैं बम्बई पुलिस में 38 साल नौकरी कर चुका हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि SC ST OBC के कितने मुंबई के कमिश्नर बने, कितने डायरेक्टर जनरल महाराष्ट्र के SC ST OBC के से, तो 1% मुश्किल से होगा। मेरा सवाल ये है कि जो 99% आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? ये 2 तरीके से आ रहे हैं। इनकी जो एक कॉन्स्पिरेसी है, वो कॉन्स्पिरेसी के तहत ये लोग चल के आ रहे हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम जुडिशरी में उन्होंने लगाया, इट्स कॉन्स्पिरेसी। उसके बावजूद जो बाकी का वर्ग है उसको और नीचे कैसे दबाया जाए, इसके लिए ये सब चल रहा है। रिजर्वेशन में इनको झगड़े लगवा दो, इनके मराठाओं के साथ लगवा दो, ओबीसी का रिजर्वेशन कैंसिल करो, कोई ज़रूरत नहीं है कैंसिल करने की। ये षड्यंत्र अगर आप केंद्र और राज्य की सरकार को मिलकर देखिए, वो भूल जाइए फडणवीस जी क्या कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हो, तो लोगों का दिल बहलाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए अपना तमाशा कर रहे हैं। लोग देखकर तालियां बजा रहे हैं, मदारियों का खेल चल रहा है। लेकिन उस दोनों की जो नीति है उसमें से एक की भी सही होती तो आज ओबीसी का रिजर्वेशन जाता नहीं, ओबीसी का रिजर्वेशन रहता। लेकिन जैसे कि कल अमित शाह एक मंच से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जितने भी मोमेंट्स हैं बीजेपी को छोड़कर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये सब ओबीसी के साथ खेल रहे हैं। और सच्ची ओबीसी की हिमायती जो पार्टी है वो बीजेपी है, क्योंकि 27% जो आरक्षण दिया है, कल ही की बात है, वो मोदी जी ने दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका मिसाल तो मैं जनगणना से लेकर दूंगा कि जब उसी पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह गृहमंत्री होने के नाते जब ये ऐलान करते हैं कि ओबीसी की जनगणना होगी और बीजेपी की सरकार इस देश की पहली सरकार होगी जिसने ओबीसी की जनगणना की है, इतनी बड़ी खुद की पीठ थपथपाने की बात उन्होंने कर दी। और उसके बाद में अभी आप इस सेशन में देखें कि क्लियर कट गृह राज्य मंत्री के ओहदे पे बैठे हुए मंत्री महोदय ने आके संसद में कह दिया कि ऐसी कोई जात न्याय जनगणना नहीं होगी।
इनका दिल सबसे ज़्यादा काला है। ये कहने के लिए कहते, विरोध के लिए कुछ भी कह दो। लालू प्रसाद को किसने रोका और किसने खत्म किया? छगन भुजबल को किसने रोका और किसने खत्म किया? मुंडे जी की क्या हालत हुई? एकनाथ खड़से का क्या हो रहा है? जितना ओबीसी का नेतृत्व इस देश में आगे आ रहा है, उसको खत्म करने की जड़ से इनकी पॉलिसी है। बोलने के लिए तुम कुछ भी बोल दो, अगर इनकी बात में जरा भी सच होगा, अमित शाह जी से मैं सवाल पूछता हूं, तुम्हारी बात में जरा भी सच है तो क्या गोलवलकर गुरुजी ने लिखी हुई पॉलिसी आरएसएस की तुम्हारी मातृ संस्था की बदली है क्या? उसके बारे में कुछ ऐलान करिए ना। कभी एक चीज़ बोलते हो, कभी दूसरी चीज़ बोलते हो। आप ओबीसी को सही तरीके से गुमराह नहीं, अब तो दोनों पक्ष या जितने भी होंगे पक्ष, यहाँ पे कोई पक्ष ओबीसी का पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है। सब ओबीसी को खत्म कर रहे हो, ओबीसी को पीछे ले जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें चातुर्वर्ण पुरस्कृत जात व्यवस्था के तहत इस देश में हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी और बढ़ाई जा रही है मराठा आरक्षण के नाम पर। ये कहा जा रहा है कि मराठा भी पिछड़ा है, अगर आप इस तरह से उनको आरक्षण नहीं दे सकते तो आप उनको ओबीसी में एडजस्ट करिए, ओबीसी में डालिए, उनको कुछ कुनबी है। तो ऐसे भी एक वाकया चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये एक प्रकार से कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं और मराठा और ओबीसी में अलगाव करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये उसी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। और ये हिस्सा मैं इसलिए कहता हूँ और सोची समझी कॉन्स्पिरेसी इसलिए कहता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में मराठाओं का रिजर्वेशन लेकर हुआ, वो एक्सपेरिमेंट 17 साल पहले भारत के इतिहास में सबसे पहली बार हरियाणा में जाट आंदोलन के तहत हुआ। वही एक्सपेरिमेंट राजस्थान में गुज्जर आंदोलन के तहत हुआ। वही एक्सपेरिमेंट गुजरात में पाटीदार, हार्दिक पटेल आपने नाम सुना, वो वहाँ से एक्सपेरिमेंट हुआ। और महाराष्ट्र ये चौथा राज्य है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इन तीनों राज्यों के, महाराष्ट्र के अलावा, अभी तक पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में धूल खा रहे हैं। इसमें से किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, ना जाटों को मिला, गुज्जरों को मिला, ना पाटीदार को मिला। यहाँ भी मराठाओं का वही हाल हो रहा है। लिहाजा फ़र्क ये है कि मराठाओं को जाकर ये सच्चाई कोई बयान नहीं कर रहा। और वहाँ क्या हुआ? एक साइकोलॉजिकल सेग्रीगेशन होता है। एक नाम की बड़ी टर्म है पॉलिटिकल साइकोलॉजी में। अगर आपने इसको ये किया, थोड़ा सा गौर तलब फरमाया, तो मराठा समाज, जो कि विदर्भ में बहुत ज़्यादा तादाद में कुनबी समाज है, वो अपने आप को ओबीसी रिकॉग्नाइज करता है, आज कुछ सहूलत भी लेता है। आज इस आंदोलन के बाद में 52 मोर्चे फडणवीस साहब के कार्यकाल में चले गए, उसके बावजूद भी सिलसिला चालू रहा। आज मराठा माइंड में एक बात आ गई है कि आई एम अदर दैन ओबीसी। मैं ओबीसी के साथ नहीं हूँ, मेरा कुछ अलग स्टेटस है, मेरे को अलग एक स्टेटस बनाकर आपको रिजर्वेशन मुझे देना है, और वो लड़ रहा है। हर 25-30 साल के बाद ये जातिवादी प्रतिगामी शक्ति कास्ट का एक नया फोल्डर समाज में पैदा करती है, और वही फोल्डर मराठा के नाम से बन रहा है। अब एक नया प्रोपोगंडा भी चल रहा है। मराठा बोल रहा है कि अगर हमें आरक्षण नहीं मिलता तो किसी को मत आरक्षण दो। और उसका एक मिला कि जैसे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन था, उसका एक स्टे लगा के, उसका एक जीआर निकाल के उसको ख़त्म करने की कोशिश कर दी जा रही है। तो इस तरह के जो, जिसे आप क्या कहेंगे, मनुस्मृति को वापस लाने की जो बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है तुम्हारा। ये मनुस्मृति को वापस लाने की बात हो रही है। बाबा साहब आम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू में रखकर इनको नया हिंदू राष्ट्र बनाकर, न्यू वेस्टा जो अभी बन रहा है, वहाँ पे शायद धर्म संसद लगाकर बैठना है, धर्मगुरु बनकर। इसीलिए शायद वो लिबास हमारे सम्माननीय पंतप्रधान जी का इस तरह बदलते हुए नज़र आ रहा है। खैर, आने वाला वक्त इसको बताएगा। लेकिन SC/ST का प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना, ताकि SC/ST लड़ते रहे। ओबीसी के साथ लड़ेंगे और किसके साथ लड़ेंगे? मराठों को रिजर्वेशन के नाम पे उकसाना, ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म कर देना, लड़ते रहेंगे किसके साथ? यहाँ पवन राजे जो है खासदार हमारे, उन्होंने संसद में कहा था, आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई इस बात की, कि अगर मराठाओं को नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। किसी को का मतलब क्या भाई? SC/ST को भी नहीं मिलेगा क्या? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, आप उसको कैसे खारिज कर सकते हो? और फिर ओबीसी को नहीं मिलेगा। ओबीसी का माइंड, मराठों का माइंड एक साथ चल रहा था। समाज के एक भाईचारे के तहत समन्वय से हम लोग जी रहे थे। आज मराठों के दिल में अलग खरीच आ गई है,
और ओबीसी के दिल में कुछ अलग खरोच आ गई और दोनों एक दूसरे में लड़े। ये जो प्रतिगामी शक्ति जो मुर्गों को लड़वाने में अपना पॉलिटिक्स समझती है, वो इस देश में हमेशा हमेशा कामयाब होती आ रही है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ओबीसी का एक स्वतंत्र व्यासपीठ पॉलिटिकल पार्टी हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फिर आज के मौजूदा हालत में कोई पार्टी ओबीसी की पार्टी है? सब पार्टी में तो ओबीसी है, ओबीसी है, लेकिन पंतप्रधान जी की भी जो नसें हैं वो और कोई लेकर बैठा है, तो मैं इस पार्टी को ओबीसी की पार्टी नहीं मानता। वो खुद ओबीसी हो गए, लेकिन अगर उनके सामने ये प्रश्न कर दे कि ओबीसी के लिए तूने किया क्या, जिस समाज कम्युनिटी से वो आते उस कम्युनिटी के लिए किया, कुछ नहीं किया। देश का पंत प्रधान बोलकर अगर किसके लिए कुछ किया होगा तो अपनी मातृ संस्था का एजेंडा पूरा किया और अदानी अंबानी को 1000 गुना अमीर बनाया। इनके अलावा और कोई मिल्कियत नहीं है हमारे माननीय पंत प्रधान जी की। अगर ये बात है तो सवाल फिर वहीं घूम फिर कर आता है कि जब तक ओबीसी का नौजवान उठकर अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी अनकॉम्प्रोमाइज वे से नहीं बनाएगा, इस देश में कोई बदलाव नहीं आ सकता। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आती है कि जैसे ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, जिसमें तेली है, कुंभी है, माड़ी है, धनकर है, बहुत सारे लोग हैं इस तरह से कि लेकिन इनमें से एक तबका है जो खुद को पिछड़ा मानने को तैयार नहीं है और वो कहता है कि हम तो पिछड़ा नहीं है, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं। ऐसे दो प्रवाह ओबीसी में जा रहे हैं, तो उस जो प्रवाह है उनको हम हमारे मेन प्रवाह में लाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा, ये बड़ा अच्छा पहलू आपने उठाया। जब सबसे पहले आरक्षण के जनक राजर्षि शाहू महाराज ने 1902 में आरक्षण दिया था, उसमें धनगर कम्युनिटी को इंक्लूड किया था, महाराष्ट्र की बात है। उसमें से कुछ 15 लोग धनगर कम्युनिटी के पैसा इकट्ठा कर कर जहाज में बैठकर ब्रिटेन की रानी को मिलने गए एक निवेदन लेकर, और निवेदन में दिया कि धनगर समाज को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। वही धनगर समाज आज रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो हर समाज में जो लोग ये कहते हैं, वो तो तब की बात थी, आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, अभी अब की बात भी वही है। कुछ मराठों को ये लगता है कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ भैया तुमको नहीं लगता है ना, आप मत लो, आप डिक्लेयर कर दो कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमारे समाज को मिलेगा, लेकिन हमारी आर्थिक जो आव है वो इतनी अच्छी है कि हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, हमारे पास सब है। लेकिन जो आदमी आज रास्ते पे गिड़गिड़ा कर अपने बेरोजगार बेटे के लिए रोजगार मांग रहा है, जो बच्चा उसको दाखला म्यूनसिपैलिटी के सिवा और कोई मिलता नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन साथ में 1 लाख रुपया नहीं करके अच्छी आईबी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए तो कुछ सोचो, उसके लिए तो सोचना होगा। ये हर समाज की बात है। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं इस पे काउंटर कि आप तो समाज को बांटने की बात कर रहे हो, समाज में आप अमीर गरीब ये बात कर रहे हो। मैंने कहा अमीर गरीब तो ये दुनिया में बसे हुए 2 वर्ग है, अमीरों ने अमीर कैसे होना और गरीबों को कैसे गरीब रखना, इसका षड्यंत्र सब चल रहा है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कुछ अमीर ये कह दे कि चलो हम अमीर है, मान लेते हैं, हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन हमारे बाकी जो भाई लोग हैं उनको तो फ़ायदा मिलने दो, उनको तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो समानता का प्रिंसिपल, जो समतावाद जो लाया है, एक साथ चलने की, भाईचारे की बात अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में जो करी है, उसको तो अंजाम दे दो। इस तरह से भी जनगणना होगी लेकिन उसमें जाति का कॉलम नहीं है और आपकी हमेशा मांग रही है कि उसमें ओबीसी का सेपरेट कॉलम हो। अगर ये कॉलम नहीं होता है तो आपकी क्या भूमिका होगी? आंदोलन होगा बहुत बड़ा। अगर ओबीसी की जात न्याय जनगणना नहीं करेंगे तो देश में आंदोलन होगा। महाराष्ट्र की सरकार मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत डर चुके हैं, मैं कहूँगा। लोग कहेंगे सुलझी हुई है, बुद्धिवादी है, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में एक रिजोल्यूशन पास करा लिया है कि जात न्याय जनगणना हम लोग महाराष्ट्र में करेंगे। मैं कहूँगा महाराष्ट्र की सरकार ने ये डर के किया, क्योंकि आज जो जागृति ओबीसी समाज में जनगणना जाति न्याय जनगणना के लिए हो चुकी है वो काफ़ी डरावनी है। अगर ये लोग चैन सुकून का अवाम चाहते हैं, एक अच्छा समाज, जो प्रगतिशील समाज भारत में रहे बसे ये चाहते हैं, तो इनको ओबीसी की जात न्याय जनगणना कर देनी चाहिए। बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं इस चर्चा के। आपने जैसे पूरे संभाषण में, पूरी चर्चा में ये कहा कि आरएसएस, बीजेपी ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं और ओबीसी भी पिछड़ा है, शेड्यूल कास्ट भी पिछड़ा है, शेड्यूल ट्राइब भी पिछड़ा है। लेकिन देखा जाता है चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी स्टेट या फिर
केंद्र में भी सरकार आती है तो बीजेपी को चुन के लाने में ओबीसी का एक बड़ा वेटेज होता है, एक बड़ा हाथ होता है। बहुत सारे वोट जो है ओबीसी के हिंदू राष्ट्र के नाम पर, 370 के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू खतरे है नाम पर जाते हैं। तो ये जो अवेयरनेस नहीं हो रहा है ओबीसी में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अवेयरनेस नहीं हो रहा है, इसके दो कारण हैं। एक तो बुनियादी तौर पे ओबीसी जो है ये अपनी गरिमा को समझ ही नहीं पा रहा, ये खुद का अस्तित्व जानता ही नहीं है। ये किसी और की तराजू से तोला जाने वाला एक वज़न रहा है जो हमेशा से हुआ है। इसकी अगर जड़ आप मुझे पूछोगे तो 1 मिनट का समय लूँगा, ये बताऊँगा कि 1870 में जब पहली बार ब्रिटिश इंडिया में जनगणना हुई, उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी जनगणना जब 1910-1911 में हुई, तब पहले के 3 कॉलम थे, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम। उसमें से चौथी जनगणना में हिंदू के कॉलम को ट्राइफर्केट किया गया, उसके 3 कॉलम बनाए गए। एक हिंदू रखा, दूसरा कॉलम बनाया एनिमिस्ट एंड ट्राइबल और तीसरा कॉलम बनाया अनटचेबल एंड डिप्रेस क्लास। तो अनटचेबल डिप्रेस क्लास के लिए अंबेडकर की पूरी लड़ाई थी, लेकिन एनिमिस्ट और ट्राइबल को अपने समझ लेना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने 340 व अनुच्छेद घटना में समाविष्ट करने की बात करी घटनापीठ के सामने, तब जो बहस हुई, उस बहस का एक हिस्सा ये है कि एनिमिस्ट वो आदमी है, श्रद्धालु जिसे हम कहे, किसी भी चीज़ पे विश्वास रख दे, श्रद्धा रख दे, भरोसा कर दे। आप बोल दो पत्थर में भगवान है, नदी में भगवान है, पानी में है, सांप में है, मेंढक में है, सुअर में है, गाय में है, सब में है, वो सबको मानेगा और उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेगा। ये पहला कारण है। ओबीसी को अपनी गरिमा का पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि ओबीसी ये सिर्फ शूद्र गुलाम नहीं है, इसके गुलामी में दास्यत्व की मनोभूमिका, दास्यत्व की मानसिकता आई है कि मैं स्लेव हूँ, मैं किसकी बात माने बगैर नहीं चल सकता। अगर मैं सत्यनारायण की पूजा और बाकी का सब क्रियाक्रम नहीं करूँगा तो मेरे पुरखे नरक में चले जाएंगे, और वो अगर नरक में जाएंगे तो शाप मिलेगा, साला मैं मर जाऊँगा। 5 लाख रुपया एक हफ्ते का इनकम वाली त्र्यंबकेश्वर में जो इंडस्ट्री चल रही है आज, ये सारे नाक बलि और इसकी और उसकी, वो इस सब का जायज़ा लेकर ये सारे पुख्ता सबूत है कि ओबीसी निहायत अपनी गरिमा खोकर श्रद्धालु बना हुआ है। श्रद्धा का शुद्ध तरीके से होना बड़ा निहायत है, लेकिन श्रद्धा अगर अंधश्रद्धा और बाकी इसमें परिवर्तित हो जाए, जिसके तहत हमें 4 जानें गंवानी पड़ी, दाभोलकर गए, पानसरे गए, कलबुर्गी गए, गौरी लंकेश चली गई। ये लोग क्या कर रहे थे कि इस समाज को अपनी गरिमा को याद दिला रहे थे। और अभी जो नया षड्यंत्र लगाया है कि इनको अगर ये गरिमा आ जाए तो इनको हम अर्थ कारण से, इनके रहन सहन के तरीक़ों से कैसे बांटे। जस्टिस रोहिणी कमीशन की बात अगर आपने सुनी होगी तो आपको पता चलेगा, पूरे ओबीसी समूह को इस देश के 4 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है, ABCD। वो कैसे बनेंगे? वो अर्थ कारण पे बनेंगे। फिर वही बात का होगा कि ओबीसी को ओबीसी में से कुछ लोग निकाल कर आपस में लड़वाया जाएगा, जैसे मराठाओं को ओबीसी से बाहर निकाल कर लड़ाने की बात हो रही है। इस प्रकार का षड्यंत्र, इसीलिए मैंने शुरू में यह कहा कि इस देश की राजनीति जाति की राजनीति है, वर्ग की राजनीति नहीं है। बाकी देशों में क्लास पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स है। कास्ट पॉलिटिक्स से बाहर उभर कर अगर ओबीसी आगे आ जाए, मुस्लिम आगे आ जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, अल्पसंख्यक है, SC ST आ जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेचारे जिस पॉलिटिकल पार्टी में जो मिलता है वो अपना बिस्किट, चाय, पानी, फीका खा के अपने खुश रहते हैं। लेकिन ओबीसी अगर खुद खड़ा हो जाए और ओबीसी अपना अस्तित्व प्रूव कर दे, अपनी गरिमा को समझ ले, तब इस देश में बदलाव हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स जो नहीं हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कर सकता है। अगर ओबीसी आज की तरह कल भी सोया रहेगा तो उसकी पीढ़ियाँ फिर गुलाम की गुलाम बनी रहे। बिल्कुल, अगर ओबीसी इसी तरह सोया रहेगा तो उसकी पीढ़ियाँ गुलाम की गुलाम रहेगी। ये थे एडवोकेट धनराज वंजारी साहब, जो ओबीसी के लिए निरंतर लड़ रहे हैं, उनकी अस्मिता के लिए, उनके हक के लिए, उनके संवैधानिक हकों के लिए। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। वंजारी साहब, अपने आवाज़ इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।